Hello students, today we discuss the book exercise of chapter 11, that is force and pressure. तो first of all take an overview of the chapter जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है. आपने पढ़ा है फोर्स क्या होता है. कोई भी पुश एंड पुल वो क्या होता है फोर्स. कि आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, अगर ड्रॉर को आपको बंद करना है या तो आप उसको क्या कर रहे हो पुश कर रहे हो, या बॉल को आप पुश कर रहे हो अपने पैर से किक करके, या किसी गेट को आपको ओपन करना है तो आप उसको पुल कर रहे हो, हॉर्स कार्ट को पुल कर रहे हैं, तो ये सब क्या है फोर्स है. पुश एंड पुल आर नॉन एज फोर्स. नाउ उसके बाद आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ फोर्स. दो तरह के फोर्स होते हैं. कांटेक्ट फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, उसके एग्जांपल थे मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. और सेकंड था आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो बिना कांटेक्ट में आए भी जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक दूसरे का फोर्स अप्लाई हो सकता है उनको बोलते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्स. फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे है, या अर्थ पे प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये थे कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट के एग्जांपल. उसके बाद अफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के अफेक्ट्स क्या होते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई ग्लास रखा है टेबल पे, तो हम विद द फोर्स उसको वहां से मूव कर सकते हैं. मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको हम वहां से मूव कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. जैसे हम अगर कोई बॉल आ रही थी तो बॉल कीपर क्या करता है उसको स्टॉप करता है, तो हम मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं. चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई फुटबॉल जा रही थी, आपने उसको सेम डायरेक्शन में किक कर दिया, मूव हो रही थी, तो आपने उसकी स्पीड क्या कर दी इंक्रीज कर दी, तो आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो. बैट्समैन बॉल को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है. एंड चेंज शेप एंड साइज, और उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्ले होती है, क्ले से हम उसको रिफॉर्म कर करके अलग अलग शेप्स उसकी बना सकते हैं. जो डो होता है उसकी हम चपाती बना लेते हैं ना, आटे का जो डो होता है, तो ये सब क्या है आपके कि आप शेप को भी चेंज कर सकते हो. अब हम इसमें नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं अब एक्सरसाइज को. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Question number first. There is one force which is exerted by all matter on all other matter. Which force is this? जो अर्थ पे प्रेजेंट जो ऑब्जेक्ट्स है आपके जितने भी, तो उनपे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा है. हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वो कौन सा फोर्स होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स होता है जो मैग्नेट की वजह से लगता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम फॉर एग्जांपल स्केल को या कॉम्ब को अपने हेयर्स में रब करके उसपे चार्ज क्रिएट करते हैं, तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स होता है सरफेस रफ सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज होती है, तो दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के सरफेस में आते कांटेक्ट में आते तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है. तो जो दो ऑब्जेक्ट एवरी मैटर जो भी मैटर है वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सा फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे वो कांटेक्ट में हो या ना हो. क्वेश्चन नंबर सेकंड. विच ऑफ दीज इज अ कांटेक्ट फोर्स. इनमें से कांटेक्ट फोर्स का कौन सा एग्जांपल है. फ्रिक्शनल, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है आपका फ्रिक्शन. देयरफॉर राइट आंसर इज ए ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर थर्ड. विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड. इनमें से जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ. क्या प्रेशर डेप्थ पे गहराई पे डिपेंड नहीं करते. प्रेशर इज ओनली एक्सर्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. प्रेशर ओनली आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई होते, साइड में अप्लाई नहीं होते. प्रेशर इज एक्सर्टेड बोथ डाउनवर्ड एंड साइडवेज, बट डाउनवर्ड प्रेशर इज ग्रेटर देन साइडवेज. दोनों तरफ अप्लाई करते हैं लेकिन डाउनवर्ड प्रेशर साइडवेज से ज्यादा होता है. एट द सेम डेप्थ प्रेशर इज मेजर इन ऑल डायरेक्शन. जो प्रेशर सेम डेप्थ अगर एक ही हाइट पे है तो प्रेशर का जो डायरेक्शन जो प्रेशर का इफेक्ट होगा वो ऑल डायरेक्शंस में सेम होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक है कि डेप्थ में जाते हैं तो इंक्रीज होता है, लेकिन अगर एक सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, एक सेम डेप्थ पे हम सेम जगह है, तो वहां पे जो प्रेशर होता है चारों डायरेक्शन में सेम होता है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज. प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है पास्कल.
Fifth, two forces A and B act on an object in opposite direction. A is bigger than B. The net force on the object is, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको पता है वो हमेशा उनका डिफरेंस रिजल्टेंट फोर्स होता है, उनको सब्ट्रैक्ट करके, और आप बिगर में से स्मॉलर माइनस करते हो तो ए में से बी माइनस करोगे, और जो फोर्स होगा वो जो बिगर वन होगा उसकी डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो पुश कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक साइड से एक मैन पुश कर रहा है और दूसरी साइड से भी एक दूसरा मैन पुश कर रहा है, तो जो स्ट्रॉन्गर होगा वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका बॉक्स मूव होगा। तो ए माइनस बी होगा अगर अपोजिट डायरेक्शन है, और जो स्ट्रॉन्गर है, जो बिगर फोर्स है, उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। देयरफॉर राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, which of these can a force act on an object not change? Which of these can a force acting on an object not change? मोशन चेंज होता है, स्टेट चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की, रेस्ट से है तो वो मूविंग में आ जाता है, मूव कर रहा है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो, शेप भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका मास आप चेंज नहीं कर सकते। मास जितना है ऑब्जेक्ट बॉल है उसमें जितना मास है उतना ही रहेगा, मास आप उसकी चेंज नहीं कर सकते। 7, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, हमें पता है कि जो मास है वो है कि अंदर जितना मास है, द कंसंट्रेटेड मैटर इन अ बॉडी, कि बॉडी के अंदर जितना मैटर है, जितना मैटर उसने कंटेन किया हुआ है वो मास होता है। लेकिन वेट क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ हर ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है अपनी तरफ, वो क्या होता है, वेट। जो कि मून पे जाएंगे तो कम हो जाएगा क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, जुपिटर पे जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि जुपिटर ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करती है। तो जो वेट होता है वो क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। 8, a force of 10 Newton acts on an area of 0.1 meter square. The force is kept the same but the area is reduced to half. What is the following is true? अब देखो, आपने पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। तो इसने कहा है एरिया को हमने हाफ कर दिया, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एरिया हाफ हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। All pushes and pulls are force. Push और pull force होते हैं, it is true. Second, if a force acts on a body, it will move in the direction in which the force acts. True or false? देखो, जैसे कि मैं अगर किसी बॉल को किक कर रही हूँ तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां मैं उसको किक करती हूँ। लेकिन अगर आप साइकिल वाला केस लेते हो या किसी भी कार का केस लेते हो तो साइकिल मूव कर रही है, मान लो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में सीधी सीधी मूव कर रही है, लेकिन जब आप उसमें ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं ना, ये आपको पता है। जब ब्रेक अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तभी तो साइकिल स्टॉप होगी ना। तो आपने ब्रेक लगाई लेकिन वो धीरे 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 रुकेगी, तो वो अभी भी मूव कर रही है लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपने ब्रेक तो लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, लेकिन अभी भी वो धीरे धीरे, एकदम से तो रुकती नहीं है, वो धीरे धीरे मूव कर रही है अभी। तो इस केस में आपका जो फोर्स है वो अलग डायरेक्शन में है और साइकिल है वो सीधी मूव कर रही है। तो इस केस के लिए आपका फॉल्स है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल एग्जांपल बॉल का लेते हैं तो जिस तरफ आप उसको किक करोगे, जिस तरफ फोर्स लगाओगे उसी तरफ वो मूव होती है। तो वहां पे देखे तो ट्रू होता है, बट अगर एक भी चीज गलत होती है तो हम उसको फॉल्स मानते हैं। तो ये हर जगह ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, the force with magnitude A and another with magnitude B acts on an object in the same direction. What is the net force acting on the object? अब देखो, इसमें दो फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहे हैं A एंड B और दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब आपको पता है अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the force of a magnitude A and another smaller force with magnitude B act on an object in the opposite direction. What is the net force acting on the object? अभी देखो, ये फोर्थ में वही पूछा है कि A और B दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और B का स्मॉलर फोर्स है, B छोटा है मतलब A बड़ा है। तो देखो अपोजिट है तो ये माइनस होंगे, और हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस होता है तो A ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस B। Question number 5, does a force acting on an object body always cause a change in the state of motion?
क्या अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो तो वो हमेशा उसकी जो मोशन है वो मतलब मूव करेगा? नहीं। अगर आप वॉल पे फोर्स लगाओ, जो आपकी वॉल होती है, दीवार होती है, उस पे आप फोर्स लगाओ तो क्या वो मूव करती है? नहीं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट पे बहुत कम फोर्स लगा रहे हो तो क्या वो मूव करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जब भी आप फोर्स लगाओ वो हमेशा ही मूव करे। क्वेश्चन नंबर 6, ओनली द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। क्या सिर्फ अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है? फॉल्स। हमने पढ़ा है कि अर्थ में जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अगर दो कार है तो उनके बीच में आपस में भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसा नहीं है सिर्फ ओनली अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, what measures the earth gravitational pull on the object। जो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है हमें जिस फोर्स से, उसको हम क्या बोलते हैं? मास या वेट? उसको हम वेट बोलते हैं। मास तो होता है जितना एक्चुअल हमारी बॉडी के अंदर मैटर है, वो चाहे हम मून पे चले जाए चाहे जुपिटर पे चले जाए वो सेम ही रहता है। लेकिन अर्थ जिस ग्रेविटी से खींच रही है उसको हम बोलते हैं वेट। क्वेश्चन नंबर 8, the force acts from a distance and affect only object made up of certain metals such as iron। Name the force। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कोई ऐसा फोर्स जो एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, मतलब दूर एक डिस्टेंस से भी अफेक्ट हो, उसका फोर्स जो है वो उसके इफेक्ट फील हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, और जो सिर्फ मेटल्स पे एक्सर्ट होता है जैसे कि आयरन। तो ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट को अगर हम एक डिस्टेंस से भी आयरन के पास ले जाते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। जो चार्ज डेवलप होते हैं किसी भी बॉडी पे तो उनसे जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 10th, विच फोर्स टेंड्स टू स्लो डाउन ऑब्जेक्ट और प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग। कौन सा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को स्लो करता है या उनको मूव करने से रोकता है? तो ये होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। 11th, the larger the area over which a force acts, the dash is the pressure। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कैसा होगा? आपने पढ़ा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर हमारा कैसा होगा? लेसर। अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाता है, तो इट इज लेसर। क्वेश्चन नंबर 12, डज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद डेप्थ। जो आपका प्रेशर होता है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो आपको पता है जो प्रेशर होता है वो आपकी डेप्थ के साथ, जितना हम ज्यादा गहराई में जाओगे उतना ज्यादा इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ योर बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ 1 kg ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ट्रू और फॉल्स? आपने पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो एयर का प्रेशर हमारे ऊपर अफेक्ट होता है, कि 1 kg एयर का जो प्रेशर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर जो अफेक्ट हो रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये ट्रू है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद हाइट। अगर आप हाइट पे जाते हो तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। इसलिए जैसे आप माउंटेन्स पे जाओगे तो या जेट एरोप्लेन्स में होते हैं तो हाइट पे जाने के बाद आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो एयर होते हैं वो लाइटर हो जाते हैं, कम डेंस, लेस डेंस हो जाते हैं। तो हाइट पे जाने के बाद डिक्रीज होता है, देयरफॉर इट इज फॉल्स। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टाइप 1। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करते हैं। पहले what two things fully describe a force। फोर्स कौन सी दो चीजें होती है जो आपकी फोर्स को डिस्क्राइब करती है? तो फर्स्ट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम उसे अप्लाई करते हैं। सेकंड इज मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 2, if several force acts in different direction on a body, in which direction will the body move। अगर आप बहुत सारी डायरेक्शन से, जैसे दो ऑब्जेक्ट है दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं, तो आपका जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा? वो हमेशा आपका बॉडी है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? उनके रिजल्टेंट फोर्स में। अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो वो दोनों डिफरेंस आता है, वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिगर में से स्मॉलर फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप इट फाइनली कम्स डाउन, व्हाई। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों आता है? क्यों? बिकॉज अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट करती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है? मास होता है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, कि एक्चुअल मैटर किसी बॉडी के अंदर कितना है, वो होता है मास। और वेट होता है कि वो जो मैटर है उसको अर्थ कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, उसको हम बोलते हैं वेट। मास की यूनिट होती है केजी, किलोग्राम, और वेट की जो टेक्निकल इशू जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो होती है न्यूटन। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर वेट की यूनिट न्यूटन होती है तो हम अपना वेट केजी में क्यों लिखते हैं? हम किलोग्राम में लिखते हैं ना, हम ऐसे तो नहीं कहते कि हमारा वेट इतने न्यूटन है, या हम सब्जी लेने जाते हैं तो कि इतने न्यूटन सब्जी दे दो, ऐसे तो नहीं बोलते ना। लेकिन वेट की एसआई यूनिट आपकी न्यूटन होती है। तो ये ठीक है, लेकिन हम जो अपनी डेली लाइफ में है वो हम वेट को भी किलोग्राम में ही लेते हैं, न्यूटन में नहीं लेते। इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो हम तो अर्थ पे ही है, हमारे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो हमें तो वो फील हो नहीं रहा। अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है, अगर ग्रेविटी का कोई फोर्स लग रहा है तो वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है ना, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, तो वो कांस्टेंट है, हर जगह सेम है। तो हमने उसको नेग्लिजिबल मान लिया है कि मान लो वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो हर ऑब्जेक्ट पे सेम लग रहा है ना, ऐसा तो है नहीं किसी पे कम लगेगा किसी पे ज्यादा। तो हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं सिर्फ क्वांटिटी का वेट मेजर करने के लिए। इसलिए हम उसको केजी में ही मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलेंगे कि मैं इतना न्यूटन वेट है या इतने केजी या इतने न्यूटन सब्जी चाहिए, तो वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अर्थ पे जो ग्रेविटी का वो है उसको हम मान लेते हैं कि भाई हर चीज पे बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट है, तो हम उसको कांस्टेंट मान के और उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं सिर्फ मेजर करने के लिए, वेट मेजर करने के लिए। अदरवाइज टेक्निकली देखें तो ये रॉन्ग है, वेट की यूनिट एसआई यूनिट आपकी न्यूटन होती है। अगर कोई पूछता है तो कि हम अपना बॉडी वेट या कोई भी सब्जी लेने जाए वो हम केजी में क्यों मेजर करते हैं, तो इसका आंसर है कि वो अर्थ पे तो सेम ही है ना, मून पे जाएंगे तो डिक्रीज होगी, जुपिटर पे जाएंगे तो इंक्रीज होगी, लेकिन अर्थ पे हैं हम अभी, और अर्थ पे तो हर जगह कांस्टेंट है, इसलिए हमने उसको नेग्लिजिबल मान लिया, मतलब ना के बराबर। और इसलिए हम वेट को ना के बराबर मान के उसकी यूनिट भी केजी में उसको मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई कैन अ मैग्नेट एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस? एक मैग्नेट है जो कि एक दूसरे दूर से भी एक्ट करती है। वो मैग्नेट मेटल के साथ जरूरी नहीं है हमेशा कांटेक्ट में, अगर आप उसको दूर से भी मूव करने की कोशिश करोगे किसी मेटल को विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, तो भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब उस फील्ड के अगर उस फील्ड के अंदर आसपास आपका जो मेटल है अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप बहुत ज्यादा दूर कोई आयरन रख दो और बहुत दूर से मैग्नेट से उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो अट्रैक्ट करने की, तो क्या वो अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ही जो मैग्नेट है वो अपना फोर्स एक्सर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज प्रेशर? व्हाट डज प्रेशर डिपेंड ऑन? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आपका होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया आपका होता है प्रेशर। और प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पे, फोर्स ज्यादा हुआ तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, और एरिया में ये उल्टा होता है, अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम होगा। तो ये फोर्स और एरिया पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाई इज इट कॉज्ड बाय? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और ये क्यों कॉज्ड होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो आपकी एटमॉस्फेयर की गैसेस आपके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये क्यों कॉज होता है? इट इज कॉज्ड बाय द वेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल। जो एयर मॉलिक्यूल का जो वेट है ना उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होता है, या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोज होता है जो कि बहुत वीक होता है। हमारी बॉडी भी इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता। लेकिन वो वेट होता है कुछ, वो एयर मॉलिक्यूल्स का भी वेट होता है, उसकी वजह से हमें उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोज्ड होता है। Now, question number 8. Why is it difficult to cut the vegetable with a blunt knife? ब्लंट नाइफ से हम वेजिटेबल इजिली कट नहीं कर पाते, लेकिन अगर शार्प नाइफ होता है तो आप इजिली कट कर पाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लंट नाइफ में आपने पढ़ा है कि एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाता है, अगर शार्प नाइफ होता है तो एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम ब्लंट नाइफ से कट नहीं कर पाते, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो उस पर प्रेशर कम लग रहा है।
Now short answer question type 2. First, what is force? What are the main effects of force? Force क्या है? कोई भी पुश एंड पुल किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो फोर्स है, और इसके इफेक्ट्स क्या है कि ये स्टॉप करता है मूविंग ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, मतलब जो रेस्ट पे उसको मूव कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, उसकी शेप चेंज कर सकता है। तो ये इफेक्ट्स थे फोर्स के। Question number second, what is the difference between contact and non-contact force? Explain with the help of example of each. तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? कांटेक्ट वो होते हैं जब बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती है, आपस में कांटेक्ट में आती है, और नॉन कांटेक्ट वो फोर्स जो दूर से ही फील हो जाते हैं विदाउट इंटरेक्टिंग, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट ना करे लेकिन फिर भी एक दूसरे का फोर्स फील हो रहा है, तो वो होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स, जैसे आपको अगर ग्लास उठाना है तो आपको उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। और नॉन कांटेक्ट का फोर्स का कोई भी एक एग्जांपल दे दो, मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल या आप दे सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज फ्रिक्शन? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन आप क्या है कि जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो करता है, उसकी स्पीड को स्लो करता है, वो क्या होता है आपका फ्रिक्शन। और एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अगर आप साइकिल है, आप उस पे कभी भी उसको पैडल करते हो, तो पैडलिंग की जब आप पैडलिंग कर रहे हो तो उसमें क्या है? मोशन है। लेकिन अगर आप उस पर ब्रेक लगा दोगे तो ब्रेक क्या है? आपने उसको स्लो कर दिया। तो ब्रेक लगाओगे तो जब वो किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आती है, मतलब जो आपका फ्लोर है या रोड है, तो रोड के कांटेक्ट में आने की वजह से वो एक दूसरे के अंदर फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और वो उसके मोशन को अपोज करते हैं। या आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी बॉल है, आपने उसको किक किया तो वो धीरे 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 जाके स्टॉप हो गई। तो वो स्टॉप हो गई, किस वजह से स्टॉप हो गई? क्योंकि अर्थ उस पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, मतलब उस पे रफ सरफेस की वजह से उनमें इरेगुलरिटीज होते हैं, और उन इरेगुलरिटीज की वजह से उनमें एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है जो कि उसके मोशन को स्टॉप करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, Why are caterpillar tracks used in battle tank instead of tires? जो हैवी टैंक्स हम मिलिट्री में यूज करते हैं उनमें वो कैटरपिलर ट्रैक्स जो मैंने दिखाया था, हैवी चेन्स यूज होती है जिनको बोलते हैं कैटरपिलर ट्रैक्स, टायर्स यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर उसका एरिया बढ़ा दे हम, वो बहुत ही हैवी टैंक्स होते हैं, तो कैटरपिलर ट्रैक्स में एरिया बढ़ गया उसके सरफेस के कांटेक्ट का, तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हम टायर्स यूज करेंगे तो एरिया कम है तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, और इतने हैवी टैंक का जो टायर्स है वो प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर पाए, सहन नहीं कर पाएगी, तो वो नीचे जो जमीन है उसमें नीचे चले जाएंगे, सिंक हो जाएंगे उसमें। इस वजह से हम कभी भी उसमें टायर्स की जगह कैटरपिलर ट्रैक्स यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, how does the pressure exerted by a liquid change with depth? Explain with a diagram. आपको प्रेशर कैसे चेंज होता है डेप्थ के साथ, वो आपको एक्सप्लेन करना था इसमें। तो आपने पढ़ाया था एक एक्टिविटी में कि हमने होल्स किए थे एक बीकर में और ऊपर से आप उसमें पानी डालते गए, तो जो नीचे वाला होल था जिसकी डेप्थ गहराई में था वो प्रेशर दूर तक एक्सर्ट कर रहा था, और जो ऊपर होल्स थे वो ज्यादा दूर तक एक्सर्ट नहीं कर रहे थे। तो इस एक्टिविटी में आपने पढ़ा था कि जो डेप्थ के साथ है वो लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया, ये एक्टिविटी है अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है, समझने के लिए, इसकी जगह मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया है। Question number 6. When you press a rubber sucker on a smooth surface, it stick to the surface. Explain why this happen. जब आप रबर सकर जो आप कार्स में या ग्लास पेन के ऊपर लगाते हो वो स्टिक क्यों हो जाता है ग्लास सरफेस से? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप उसको प्रेस करते हो तो उसके बीच में और सरफेस के बीच में जितनी भी एयर थी वो बाहर एक्सेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो अब उसके अंदर एयर नहीं है तो वो अंदर से कोई प्रेशर ही नहीं है, लेकिन बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहता ही है हमेशा, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो उस पे स्टिक हो जाती है। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, two force act on an object, explain what the net force acting on an object will be in different situation. अगर दो फोर्स लग रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उनका नेट फोर्स क्या होता है? अगर देखो वो सेम डायरेक्शन में है तो उनका सम हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका डिफरेंस होता है, या आप पढ़ चुके हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, explain the effect of force acting on an object can have on an object.
ये आप पढ़ चुके हो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के, की फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शेप चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से रेस्ट में आ सकता है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, डबल हो गया था, इसकी जगह मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। एयर, जिसमें आपने वो वाटर बॉटल वाला एग्जांपल किया था कि पहले हम उसमें बॉइलिंग वाटर डाल देते हैं, स्टीम की वजह से अंदर वाली जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, और फिर हम उसको टाइट कैप करके, ताकि अब और एयर उसमें एंटर ना कर सके, उसे किसी भी कोल्ड वाटर में डाल देते हैं, उसमें किसी भी कंटेनर में रख के उसमें वाटर डालकर उसमें आइस डाल देते हैं। अब जो अंदर जो आपकी गैसियस फॉर्म में जो वाटर वेपर्स थे वो भी कंडेंस हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अंदर कोई एयर बचती नहीं, अंदर कोई प्रेशर है नहीं, बाहर से एयर प्रेशर है, तो जो आपकी बॉटल है वो चारों डायरेक्शन से क्रश्ड हो जाती है। तो ये आपका एक्टिविटी थी, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए और समझने के लिए है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी जगह जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कराया था मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, जो चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल कराया था शॉर्ट आंसर टाइप 2 में। What is the difference between forces and explain with a flow chart? Different type of forces क्या होते हैं और उनको एक flow chart से explain करना था। तो फोर्स दो तरह के होते हैं, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट में मस्कुलर फ्रिक्शनल और नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये आपको फोर्स के टाइप्स पूरे एक्सप्लेन करने थे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। नाउ लॉन्ग का ये सेकंड कराया मैंने आपको, ये आपको पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें आपको नेट फोर्स निकालना है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें F1 और F2 की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में है और F3 फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है। ओके, तो मैंने बताया था जो सेम डायरेक्शन में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं और जो डिफरेंट डायरेक्शन में है वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखो F1 50 न्यूटन है, F2 10 न्यूटन है और F3 70 न्यूटन है। तो F1 और F2 सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस, और F3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, माइनस। तो 50 और 10 को सेम डायरेक्शन में प्लस कर दो 60, और उसमें से जो डिफरेंट डायरेक्शन में है वो माइनस कर दो, 60 माइनस 70, तो ये कितना आ गया, -10 न्यूटन। पता है ना, छोटे में से बड़ा माइनस हुआ तो ग्रेटर का साइन आता है। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि ये जो ये फोर्स है वो हमेशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, F1 F2 की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। ये नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि अब लेफ्ट में मूव करेगा, अगर ये पॉजिटिव होता तो मतलब राइट में मूव करता। और इस कितने फोर्स ज्यादा है, 10 न्यूटन इसका रिजल्टेंट फोर्स है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, अगर दोनों की मान लो ये अपोजिट डायरेक्शन वाला F3 होता ही नहीं तो दोनों का सम हो जाता। और अगर आप, इसलिए आप ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, जो सेम डायरेक्शन में होंगे उनको हमेशा प्लस कर देंगे और जो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया है, कैलकुलेट द प्रेशर। आपको प्रेशर निकालना है, अगर फोर्स 800 न्यूटन है और किसी एरिया पे एक्ट हो रहा है 2 मीटर स्क्वायर, तो आपको पता है हमेशा फोर्स की यूनिट न्यूटन होनी चाहिए और एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अगर मीटर में नहीं होता, अगर सेंटीमीटर में, तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे डिवाइडेड बाय 100 करके। मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड करोगे, तो ये तो मीटर स्क्वायर में, इसको तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना। तो फोर्स अपॉन में एरिया, तो आपका प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर जो है वो फोर्स पे डिपेंड करता है और एरिया पे। तो फोर्स कितना है 800 अपॉन में एरिया कितना है 2, तो ये कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो प्रेशर कितना आ गया 400 पास्कल। आपको पता है प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो यहाँ पे आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अब ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस मैं आपको ये कराती नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये हमेशा समझा देती हूँ ताकि अगर कभी कोई पूछता है या आपको कहीं भी बुक के बीच में से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लो। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और अ परफेक्टली स्मूथ सर्फेस, देन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ट्रू और फॉल्स। अगर इस पे कह रहे हैं कि कोई बॉडी स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है तो क्या उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, तो ये फॉल्स है, उसपे हमेशा कोई ना कोई फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल
a body is moving with a uniform speed in a particular direction or perfectly smooth. अच्छा, तो उसमें हमेशा एक तो देखो अर्थ का फोर्स हमेशा प्रेजेंट होता है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा उस बॉडी का जो वेट है तो वो भी नीचे की तरफ जो फ्लोर है उस पे एक फोर्स लगाएगी। और न्यूटन का थर्ड लॉ होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पे फोर्स लगाता है ना तो एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी लगता है, तो जो फ्लोर है वो भी उस पे एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो ऐसा नहीं है कि उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if you use a stick to push an object, the muscular force acting on the object is a non-contact force since your body is not in the contact with the object. True or false? इसने कहा कि आप स्टिक से किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, आपने अपना हैंड तो यूज नहीं किया उस बॉल को टच करने में, स्टिक से पुश करो, तो क्या वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है? फॉल्स। आपका वो कॉन्टेक्ट फोर्स है। आपकी जो स्टिक है वो किससे यूज हो रही है? आपके हैंड से यूज हो रही है ना, अदरवाइज स्टिक ऐसा तो नहीं अपने आप उसको मूव कर रही है, ऐसा तो नहीं है ना, तो वो भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स है क्योंकि आपकी स्टिक जो कॉन्टेक्ट में है वो हैंड के कॉन्टेक्ट में, और स्टिक की हेल्प से ही आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, gravitational force exists between you and a building. Why are you not pulled towards the building? ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है दो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, जैसे दो कार्स का एग्जांपल था, आपके और बिल्डिंग के बीच में भी है, तो आप बिल्डिंग की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट होते? क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मास पे डिपेंड करता है। जो अर्थ का मास है वो ज्यादा है किसी भी ऑब्जेक्ट से, अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे अर्थ का मास ज्यादा है, इसलिए अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट रहते हैं, हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाई डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू डिफाइन to define a separate quantity called pressure? Why is defining only force not enough? हमने फोर्स समझ लिया था, वो काफी था, हमने प्रेशर क्यों इंट्रोड्यूस किया? प्रेशर क्यों पढ़ रहे हैं हम प्रेशर के बारे में? फोर्स तो हमने पढ़ा कोई भी पुश और पुल फोर्स है, लेकिन उसके ऊपर कितना फोर्स लगा, मतलब उसका इफेक्ट, फोर्स के इफेक्ट्स हमें समझ में नहीं आते अगर हम प्रेशर को यूज नहीं करते। तो टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स वी यूज द क्वांटिटी प्रेशर। फोर्स के इफेक्ट्स को समझने के लिए हमें प्रेशर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सपोज यू आर गोइंग इन अ जेट प्लेन एंड वन ऑफ द विंडोज ब्रेक ड्यू टू एन एक्सीडेंट, व्हाट प्रॉब्लम डू यू थिंक यू विल फेस? अगर आप किसी जेट प्लेन में जा रहे हो और एक हाइट पे जाने के बाद कोई एक विंडो ब्रेक हो जाती है, कोई एक ग्लास, तो आपको वहां पे क्या प्रॉब्लम होगी? अगर आपको पता है अगर किसी हाइट पे आप जाते हो तो वहां पे क्या होता है, एयर प्रेशर लो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जेट एरोप्लेन्स में तो जेट प्लेन्स जो होते हैं उनमें जो प्रेशर है वो मेंटेन किया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर ग्लास ही टूट जाएगा तो फिर तो वहां पे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाने की वजह से आपको नोज ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है अंदर से तो एक्सर्ट प्रेशर फोर्स एक्सर्ट करेगी और बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो आपके जो ब्लड के जो वेसल्स है वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग हो सकती है। Question number 6, if you press a rubber sucker on a rough surface, it does not stick to the surface. Why? अगर आप किसी रफ सरफेस पे रबर सकर पेस्ट करने की कोशिश करते हो तो वो पेस्ट नहीं होता, लेकिन ग्लास पे या किसी स्मूथ सरफेस पे हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो रफ सरफेस पे हम रखेंगे तो रफ सरफेस पे ना साइड में से वो पूरी तरीके से उस पे स्टिक नहीं हो पाएगा। स्टिक ना होने की वजह से उसमें एयर अभी भी एंटर कर सकती है, तो एयर एंटर कर देगी तो वो अंदर से भी फोर्स लगा रहा है, बाहर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से ज्यादा नहीं है, तो वो स्टिक क्यों होगा? जब वो स्मूथ सरफेस होता है या ग्लास होता है तो अंदर का जो एयर, जब आप उसको पुश करते हो तो अंदर की एयर बाहर निकल जाती है, और अब वो स्मूथ सरफेस है तो उसमें बाहर से कोई एयर एंटर नहीं कर पाती, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे में ज्यादा होता है, इसलिए वो स्टिक हो जाता है उस पे, और रफ सरफेस में जो आपकी एयर है वो एंटर कर सकती है, इसलिए जो आपका जो रबर सकर है वो स्टिक नहीं होता। तो यहाँ पे आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। अब आपने पूरा बुक एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है, तो आपको कल बुक नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर नोट्स मिल जाएंगे, जो कि आपको फेयर कॉपी में करनी है। असाइनमेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, बुक एक्सरसाइज, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सब आपको बुक एक्सरसाइज में करने हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।